रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 37 राजकुमारी से भी ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा। विक्रांत ने अपनी तलवार का हमला तैयार करते हुए रोहन की तरफ भेज दिया, जिसके बाद एक बड़ी सी हवा से बनी तलवार तेजी से रोहन के हमले की तरफ जाने लगा। इधर अब तक रोहन ने भी अपनी धरती हथौड़े का हमला कर दिया था, जिससे एक बहुत ही बड़ा कांटेदार हथौड़ा तेजी से विक्रांत की तरफ चला गया। फिर बूम! दोनों का हमला एक दूसरे से टकरा गया। उसे हथौड़े और तलवार की टक्कर में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वहां पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर विस्फोट चारों तरफ फैल गया, जिसकी वजह से विक्रांत कुछ दूर जाकर गिरा। इधर रोहन का भी हालत कुछ ठीक नहीं था, वह भी कुछ कदम पीछे जाकर गिरा। वह भी अपने आप को संभाल भी पता कि तभी उसको अपने सामने कुछ महसूस हुआ। उसने देखा कि विक्रांत का हमला उसके थोड़े को दो टुकड़ों में काटते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर रोहन की आंखों में खौफ दिखने लगी। पर फिर उसने अपने आप को संभाला। इसके बाद उसने हड़बड़ाते हुए अपने चारों तरफ एक मिट्टी से बना कवच तैयार किया। इसके बाद वह तलवार आकर उस कवच से टकरा गया। इसके बाद रोहन का कवच एक बूम की आवाज के साथ टूटकर बिखर गया और फिर रोहन अपनी जगह से उठते ही अखाड़े के दीवार पर जाकर गिरा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। फिर वह बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से खड़ा हुआ और विक्रांत की तरफ आ गया। फिर उसने विक्रांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, विक्रांत, तुम एक बहुत ही अच्छे योद्धा हो। तुमने मेरे हथौड़े के हमले को नष्ट कर दिया। जिस पर विक्रांत मुस्कुराते हुए रोहन की तरफ देखकर बोला, रोहन, तुम भी कुछ कम नहीं को, तुमने लगभग मेरे हमले को नाकाम कर दिया था। ये सुनकर रोहन मुस्कुराने लगा। फिर उसने आचार्य सुमित की तरफ देखकर बोला, आचार्य सुमंत ने अपनी हार मानता हूँ। इधर आचार्य सुमंत ने उन दोनों की बात सुनकर अपना सिर हिलाते हुए बोले, इस मुकाबले का विजेता है विक्रांत। इतना सुनते ही सभी के चेहरे पर उत्साह का भाव आ गया। जब सभी ने इतनी रोमांचक मुकाबले के बाद देखा कि रोहन ने अपना हार स्वीकार करते हुए देखा, तो सभी उत्साह के साथ विक्रांत का नाम चिल्लाने लगे। फिर रोहन और विक्रांत एक दूसरे से गले मिले। फिर रोहन ने विक्रांत से मुस्कुराते हुए कहा, विक्रांत, आज तो तुमने मुझे हरा दिया, पर देखना, एक दिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिस पर विक्रांत में मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मेरे दोस्त, मैं इसका इंतजार करूंगा। इतना सुनते ही रोहन ने मुस्कुरा दिया। फिर दोनों अखाड़े से बाहर चले गए। इधर एक लड़का बड़े गौर से सभी योद्धाओं का मुकाबला देख रहा था। उसने मन ही मन कहा, रुद्रांश बेटा, तुझे मुकाबला जीतने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार गुरुकुल में अच्छे अच्छे योद्धाओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि रुद्रांश ही था, जो कि सभी योद्धाओं का मुकाबला ध्यान से निरीक्षण कर रहा था। जब सभी ने विक्रांत और रोहन की बात सुनी, तब उनको देखकर सभी और भी ज्यादा खुश हो गए। एक आदमी ने कहा, भाई, योद्धा हो तो ऐसा जो अपने प्रतिद्वंद्वी से हारने के बाद भी उसके साथ इतनी मित्रता के साथ बात कर सके। जिस पर दूसरा बोला, बिल्कुल सही बोला भाई, ये दोनों देखो कितनी अच्छी तरह से आपस में बातें कर रहे थे। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता तो अब तक हमें यहाँ पर खून खराबा हो सकता था। इस पर पहला इंसान बोला, हाँ भाई, बिल्कुल तुमने सही कहा। इतना कहकर वह दोनों फिर से अखाड़े की तरफ देखने लगे। इधर अब तक शाम होने को आई थी। फिर अखाड़े में आचार्य सुमंत आए और सबसे बोले, आज का मुकाबला यहीं स्थगित किया जाता है। बाकी प्रतियोगियों का मुकाबला कल शुरू होगा। अब आप सभी जा सकते हैं, धन्यवाद। जब सभी ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तो सभी के चेहरे पर संतोष का भाव आ गया, क्योंकि सभी और भी ज्यादा मुकाबला देखना चाहते थे। पर वह अब कर भी क्या सकते थे। फिर सभी वहां से उठकर जाने लगे। इधर रुद्रांश और ध्रुव भी अपनी जगह से खड़े हुए और वहां से जाने लगे। जाते वक्त रुद्रांश अपने चारों तरफ देखते हुए जा रहा था। फिर उसने संयोगवश मयंक की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ कातिलाना नजरों से देख रहा था। उसके चेहरे पर बेरहमी साफ नजर आ रही थी। फिर उसने अपनी हाथों को गले पर इशारा किया।
जिसका मतलब था कि वह रुद्रांश को मारना चाहता है। जब रुद्रांश ने मयंक का इशारा देखा तब उसने एक हल्की सी मुस्कान मयंक की तरफ देखा, फिर उसने मयंक को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला गया। अगले दिन सुबह रुद्रांश और बाकी सभी फिर से गुरुकुल पहुंचे। वहां पर फिर से आचार्य सुमंत आए और सभी को संबोधित करते हुए बोले, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कल बहुत से रोमांचक मुकाबला हुआ था, पर सभी प्रतियोगी ने अभी तक मुकाबला नहीं किया है। फिर कुछ समय रुककर आगे बोले, अब बाकी सभी प्रतियोगी अपने अपने मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। इतना कहकर वह सभी की तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने कुछ इशारा करते हुए उस पतीले की तरफ देखने लगे जहां पर फिर से दो नाम बाहर आ गए, जिसे देखकर खुद आचार्य सुमंत भी उत्साहित हो गए। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए सबसे बोला, आज का पहला मुकाबला जिनके बीच होने वाला है वह है राजकुमारी शिवांगी और हिमेश। जब सभी ने राजकुमारी शिवांगी और हिमेश के बीच मुकाबले की बात सुनी तब सभी के चेहरे पर उत्साह के भाव आ गए। एक तरफ थी राजकुमारी शिवांगी जो कि पूरे शक्तिनगर राज्य में सबसे प्रतिभाशाली महिला योद्धा मानी जाती थी। वहीं दूसरी तरफ हिमेश था जो कि अपनी युद्ध आत्मा के लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि उसका युद्ध आत्मा एक अनोखी प्रकार की युद्ध आत्मा थी जो कि एक काला बादल था। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर युद्ध आत्मा था। इसीलिए जब सभी ने उन दोनों के मुकाबले की बात सुनी तो सभी उत्साहित होकर राजकुमारी शिवांगी और हिमेश की तरफ देखने लगे। इधर जब राजकुमारी शिवांगी ने सुना कि उसकी बारी आ गई है तब उसने एक नजर महाराज की तरफ देखा, जो कि उसी की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। दरअसल महाराज भी राजकुमारी शिवांगी के मुकाबले की बात सुनकर उत्सुक थे। उन्हें ये तो पता था कि राजकुमारी के पास कौन सी युद्ध आत्मा है, पर फिर भी वह ये देखना चाहते थे कि राजकुमारी ने अब तक कितना प्रगति किया है। इधर जब राजकुमारी ने अपने पिता को मुस्कुराते हुए अपनी तरफ देखते हुए देखा तब उसने भी मुस्कुराकर अपने पिता की तरफ देखा, फिर वह अखाड़े पर चली गई। वहां पर पहले ही हिमेश अखाड़े में खड़ा हुआ था। फिर आचार्य सुमंत ने दोनों से कहा, मुकाबला शुरू करो। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुकाबला के लिए तैयार हो गए। राजकुमारी शिवांगी अपनी युद्ध आत्मा स्वर्ण अग्नि ड्रैगन के साथ लड़ रही थी, जबकि उसका विरोधी एक शक्तिशाली योद्धा था जिसका युद्ध आत्मा काले बादल था। शिवांगी ने अपने धनुष और तीर के साथ लड़ाई शुरू की। सबसे पहले राजकुमारी ने अपने पीठ से धनुष निकाला जो कि एक दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी का युद्ध हथियार था। फिर उन्होंने अपनी धनुष की प्रत्यंचा को खींचा, फिर उन्होंने अपनी युद्ध आत्मा की मदद से एक ऊर्जा तीर का निर्माण किया। फिर राजकुमारी ने उस तीर को हिमेश की तरफ छोड़ दिया, जिसे देखकर हिमेश ने अपने काले बादल की शक्ति से एक हाथ का निर्माण किया जिससे उसने उस तीर को पकड़कर तोड़ दिया। इसी तरह वह शिवांगी के हमले को रोक दिया। इसके बाद शिवांगी ने अपने स्वर्ण अग्नि ड्रैगन की शक्ति से हिमेश के ऊपर हमला करते हुए बोली, अग्नि ड्रैगन की तलवार। इतना कहते ही शिवांगी के धनुष पर एक तीर चढ़ाया जिसका बिल्कुल किसी तलवार की तरह दिख रहा था। फिर शिवांगी ने उस तीर को हिमेश की तरफ भेज दिया। इसके बाद वह तिल उड़ते हुए हिमेश की तरफ जाने लगा। आधे रास्ते में ही वह तीर धीरे धीरे एक सुनहरी तलवार में बदल गया, जिसके बीचों बीच एक सुनहरा ड्रैगन बना हुआ था, जो कि ये दर्शा रहा था कि शिवांगी ने अपनी युद्ध आत्मा का इस्तेमाल करते हुए उस तीर को बनाया था। और ये तीर का हमला एक दूसरे स्तर के उच्च श्रेणी का हमला था, जिस पर हिमेश ने अपने काले बादल की शक्ति से चिल्लाते हुए बोला, काले बादल का कवच। उसका इतना कहते ही उसके चारों तरफ काले बादलों से एक कवच बनाकर तैयार हो गया, जिस पर शिवांगी के तीर जो कि एक तलवार में बदल गई थी वह जाकर उस ढाल से टकरा गया। जब तलवार ढाल से टकराया तब उसके दल पर कहीं सारी डरने दिखने लगी। फिर वह ढाल एक तेज आवाज के साथ टूटकर बिखर गया, जिसकी वजह से हिमेश को एक तेज झटका लगा, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसके मुंह से कुछ खून निकल आया।
पर उसके ढाल ने राजकुमारी के तलवार के हमले को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसी तरह से हिमेश ने शिवांगी के हमले को रोक दिया काले बादल का कवच तकनीक का उपयोग करके। इसके बाद हिमेश ने अपने हाथ से अपने मुंह में लगे खून को साफ करते हुए राजकुमारी की तरफ देखा, फिर उसने अपना हाथ हिलाते हुए अपने काले बादल की तरफ इशारा किया। इसके बाद उसका काला बादल धीरे धीरे बिखर गया, फिर वह काला बादल एक बड़ी सी काली मुट्ठी में बदल गया। फिर हिमेश ने उस मुट्ठी को राजकुमारी की तरफ भेजते हुए बोला, बादल की काली मुट्ठी का हमला। उसके इतना कहते ही वह मुट्ठी तेजी से राजकुमारी की तरफ जाने लगा। जब राजकुमारी ने देखा कि एक बड़ी सी काली मुट्ठी उसकी तरफ आ रहा है, तब उसने चिल्लाते हुए कहा, सुनहरे ड्रैगन का हमला। शिवांगी के इतना कहते ही उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा सुनहरा ड्रैगन बाहर निकल आया। फिर वह ड्रैगन एक तेज दहाड़ के साथ उस मुट्ठी की तरफ उड़ गया। जहां ये मुकाबला चल रहा था, वही दूसरी तरफ महाराज और बाकी सभी शिवांगी के इतनी अच्छी तरह से उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। महाराज के चेहरे पर तो अपनी बेटी के प्रदर्शन को देखकर गर्व का भाव आ गया। और आता भी क्यों ना, जब वह राजकुमारी की उम्र के थे तब वह भी राजकुमारी के जितना ताकतवर नहीं थे। इधर आचार्य भीष्म ने महाराज की तरफ देखकर बोला, महाराज, राजकुमारी शिवांगी बहुत ही ताकतवर हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे गुरुकुल की तरफ से जो महान योद्धा प्रतियोगिता में भाग लेंगे उनमें से राजकुमारी दूसरे स्थान पर होंगी। आचार्य भीष्म की बात सुनकर महाराज आश्चर्यचकित हो गए। फिर वह हैरानी के साथ आचार्य भीष्म की तरफ देखकर बोले, आचार्य भीष्म, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आपके गुरुकुल में राजकुमारी से भी ज्यादा ताकतवर कोई योद्धा है जो कि पहले स्थान पर आ सकता है? जिस पर आचार्य भीष्म मुस्कुराते हुए महाराज से बोले, जी महाराज, हमारे गुरुकुल में दूसरे से ऐसे हैं जो कि राजकुमारी को भी हरा सकते हैं। जब महाराज ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तब उन्होंने उत्सुकता से कहा, अच्छा, कौन है वह दोनों शिष्य? फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा, क्या वह मयंक हो सकता है? जिस पर आचार्य भीष्म ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर महाराज ने आश्चर्य के साथ थोड़ा अधीर होते हुए आचार्य भीष्म से कहा, बताए आचार्य, वह दोनों योद्धा कौन है? मुझे लगा था कि वह मयंक होगा, और मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है कि आपके गुरुकुल में महामंत्री के बेटे के अलावा कोई ऐसा योद्धा होगा जिसके पास इतना ज्यादा ताकतवर होंगे। महाराज की बात पर आचार्य भीष्म ने उनको बताते हुए कहा, महाराज, हमारे गुरुकुल में एक शिष्य है जिसका नाम है ध्रुव, जो कि आचार्य सुमंत का बेटा है, और वह मयंक से भी ज्यादा ताकतवर है। इतना ही नहीं, वह अभी हमारे गुरुकुल का सबसे ताकतवर योद्धा भी है। आचार्य भीष्म की बात सुनकर महाराज ने समझते हुए अपना सर हिला दिया। फिर आचार्य भीष्म ने आगे कहा, और मैं अभी जिस योद्धा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी योद्धा है। उसने हाल ही में अपनी युद्ध आत्मा को जागृत किया है, और कमाल की बात यह है कि उसके पास एक नीले पक्षी का युद्ध आत्मा है। और क्या आपको पता है, करीब 2 साल पहले उसने मुकाबले में मयंक को हरा दिया था, जबकि उसका युद्ध स्तर तब साधारण मनुष्य स्तर के तीसरी पड़ाव तक ही पहुंचा था, जबकि मयंक का युद्ध स्तर 5वें पड़ाव पर था। जब महाराज ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तब उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। फिर वह आंखें बड़ी करते हुए आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे। जब आचार्य भीष्म ने महाराज की हालत देखी तब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने आगे बताते हुए कहा, महाराज, सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसने प्रतिभा पत्थर पर अपने प्रतिभा की जांच किया तब उसके छूते ही वह प्रतिभा पत्थर ही टूट गया था। इस बात से पता चलता है कि वह राजकुमार से भी ज्यादा प्रतिभाशाली योद्धा है। अब आपको पता चल ही गया होगा कि वह योद्धा कितना रहस्यमयी और ताकतवर है। जब महाराज ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तब वह और भी ज्यादा अधीर हो गए उस योद्धा के बारे में जानने के लिए।
फिर उन्होंने बड़े ही उत्साह के साथ आचार्य भीष्म की तरफ देखकर बोला, आचार्य भीष्म, आपकी बात सुनकर अब मुझे उस योद्धा के बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा हो रही है। वैसे क्या बता सकते हैं उस योद्धा का नाम क्या है? और क्या वह भी इस प्रतियोगिता में मुकाबला करेगा? आचार्य भीष्म ने महाराज की उत्सुकता को देखकर मुस्कुराते हुए एक दिशा की तरफ इशारा करते हुए बोले, महाराज, वह रहा वो योद्धा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसे योद्धा का नाम है रुद्रांश। जब महाराज ने देखा कि आचार्य भीष्म एक जगह पर इशारा कर रहे हैं तब वह भी उस तरफ देखने लगे। तब उन्होंने देखा कि एक जगह पर रुद्रांश बैठा हुआ है। उसके आसपास कोई नहीं है। दरअसल उस वक्त ध्रुव कुछ उपचार की गोलियां अपने पिता को देने के लिए गया हुआ था। जब महाराज ने रुद्रांश को देखा उनके चेहरे पर भी एक चमक आ गई। फिर उन्होंने आचार्य भीष्म की तरफ देखकर बोला, आचार्य भीष्म, आपकी बातों से तो ये योद्धा बहुत ही ताकतवर लग रहा है। चलिए देखते हैं कि यह मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करता है। अगर यह इस मुकाबले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है तो मैं खुद उसको एक तोहफा दूंगा। महाराज की बात सुनकर आचार्य भीष्म ने बस मुस्कुरा दिया। तो क्या होगा आगे, क्या राजकुमारी जीत पाएंगी अपने मुकाबले को? किसी तोहफे की बात कर रहे थे महाराज धीरेंद्र।